मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आलोक कुमार शर्मा, आपका संस्कृत टीचर। आज कक्षा 8 की ऑनलाइन क्लासेज के अंदर जो आपका चैप्टर डिजी भारतम चल रहा था, जो पिछली क्लास के अंदर हमने 1 से 3 नंबर क्वेश्चन तक हमने सॉल्व किए थे, आज हम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं। और आज बारी है तृतीय पाठ है डिजी भारतम के प्रश्न नंबर 4 की। तो आइए देखते हैं सबसे पहले उसके निर्देश के बारे में कि क्या निर्देश बताया गया है और उस क्वेश्चन नंबर 4 के अंतर्गत क्या चीज़ बताई गई है। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 4। देखिए, इसमें इंस्ट्रक्शन बताया गया है कि डिजी भारतम पाठ का जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें उदाहरणम अनुसृत्य विशेषण विशेष्य मेलनम कुरुत। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि उदाहरणम अनुसृत्य विशेषण विशेष्य मेलनम कुरुत। इसके अंदर उसने कहा है कि उदाहरणों में जो दिया गया है उसमें से आपको विशेषण और विशेष्य जो है उनको क्या करना है, मिलान करना है। उनको क्या करना है बेटा, आपको मिलान करना है। तो देखिए, इसके अंतर्गत क्या दिया गया है, तो एक उदाहरण के माध्यम से एक तरफ तो बताया गया है विशेषण, क्या बताया गया है बेटा, विशेषण बताया गया है, और दूसरी तरफ लिखा गया है क्या बताया गया है, विशेष्य बताया गया है। तो एक उदाहरण के माध्यम से यहाँ पर समझाया है और उसी के हिसाब से उसने यहाँ पर पूछा है। तो एक तरफ आपको विशेषण और दूसरी तरफ आपको क्या लिखना है, विशेष्य लिखना है। देखिए, सबसे पहले तो आप ये जाने कि विशेषण किसे कहते हैं और विशेष्य किसे कहते हैं। तो विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है वह शब्द तो कहलाता है विशेषण, और जिसकी विशेषता बताई जा रही है, या यूं कहें कि जो संज्ञा और सर्वनाम जो शब्द होते हैं वह विशेष्य कहलाते हैं। या दूसरी भाषा में अगर हम कहें तो जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसे हम विशेष्य कहते हैं। तो जिसकी विशेषता बताई जा रही है, चाहे वो संज्ञा है चाहे सर्वनाम है, वो कहलाएगा विशेष्य, और जो बताई जा रही है विशेषता उसे कहते हैं हम विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उसे शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक उदाहरण दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है संपूर्ण। संपूर्ण विशेषण के अंदर लिखा है और इधर लिखा गया है भारतीय। यानी कि इनका हिंदी अर्थ जब हम जानेंगे तो हमें पता लगेगा कि संपूर्ण मतलब संपूर्ण या सारे, भारतीय मतलब होता है भारत में। यानी भारत कैसा है, संपूर्ण है, सारा भारत, ये संपूर्ण भारत। तो भारत की विशेषता बताई गई, इसलिए भारत तो कहलाया विशेष्य है। और कैसी बताइए, भारत कैसा है, संपूर्ण है, तो ये संपूर्ण शब्द कहलाया विशेषण। तो इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं। ये एक उदाहरण के माध्यम से समझाया गया है और यहाँ पर आपको ये कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं, कै, खे, गे, घे और अंतिम है। तो देखिए, यहाँ बताया गया है मौखिकम, यहाँ है मनोगता, नेक्स्ट शब्द जो दिया गया है वो बताया है टंकिता, नेक्स्ट है महान, नेक्स्ट है मुद्रा विहीन। क्या क्या शब्द बेटा, मौखिकम, मनोगता, टंकिता, महान और मुद्रा भी, ये तो है विशेषण। और इधर विशेष्य की श्रृंखला में जो दिया गया है वो दिया गया है, फर्स्ट यहाँ दिया गया है ज्ञानम, सेकंड यहाँ दिया गया है उपकार है, थर्ड जो यहाँ पर दिया गया है वो दिया है भावा, फोर्थ जो यहाँ पर है
वो दिया गया है विनिमय। नेक्स्ट जो दिया गया है भाई वो दिया गया है सामग्री। तो बेटा देखिए, अब आपको इसको प्रश्न को करना कैसे है ये आपको जानना है। मैंने अभी बताया कि ये देखिए कैसे लेकर के और रहने तक आपको 5 जो हैं वो विशेषण शब्द दिए गए हैं, और इधर ये एक आपका उदाहरण था, इसके माध्यम से आपको समझाया गया था, और ये आपके प्रश्न हैं। तो यहाँ पर 5 आपके सामने विशेषण हैं और 5 ही आपके सामने विशेष्य दिए गए हैं। तो आपको ये देखना है कि कौन से विशेषण के साथ में कौन सा विशेष्य शब्द आएगा। तो आपको जो प्रश्न जो करना है वो इस तरीके से करना है कि ये जो विशेषण शब्द दिए गए हैं इनके साथ में विशेष्य शब्द का उचित शब्द का मेल आपको बनाना है कि कौन से के साथ में कौन सा आएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मौखिकम। तो यहाँ आप पहले शब्द को समझें और उसके बाद देखिए कौन सा विशेष्य यहाँ पर सेट उस शब्द के साथ में होगा। तो सबसे पहले यहाँ चीज आई मौखिकम। मौखिक मतलब मौखिक रूप से, ज्ञानम मौखिक ज्ञानम, उपकारे, भावा, विनिमय या सामग्री। तो यहाँ आपको देखना है बेटा, मौखिकम के साथ में आएगा आपका ज्ञानम, मौखिक ज्ञान, यानी ज्ञान कैसा है, मौखिक है। तो यहाँ क्रम बिल्कुल सही है कि इस कह के जो मौखिकम दिया गया है इसके साथ में जो विशेष्य पद होगा वो क्या होगा, ज्ञान होगा, मौखिकम ज्ञान। नेक्स्ट जो है वो दिया गया है आपका मनोगता। मनोगता के साथ में यहाँ पर देखिए मैं बदल रहा हूँ, ये प्रश्न जो है ये पहले प्रश्न नंबर 4 है और ये प्रश्न नंबर 4 के अंतर्गत इस तरीके से दिया हुआ है। अब मैं यहाँ पर इनको चेंज करता जाऊंगा, आपको उत्तर कैसे देना है। देखिए, आपको प्रश्न तो एक बार इस प्रकार से लिखना है, उसके बाद में आपको यहाँ के जो इधर के जो विशेषण है इन पदों को तो इसी तरीके से लिखे रहना है, और यहाँ पर आपके जो ये हैं विशेष्य पद ये आपके चेंज होंगे। तो एक बार प्रश्न आप इस तरीके से लिखेंगे जिस तरीके से मैंने यहाँ लिखा है, उसके बाद में आपको विशेषण पदों को इस तरफ लिखना है और विशेष्य पदों को इस तरफ लिखना है, लेकिन ये आपके परिवर्तित होंगे, यानी कि जिस विशेषण के साथ में जो विशेष्य शब्द का मेल होगा वही यहाँ पर लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये ज्ञानम, उपकार्य, भावा, विनिमय और सामग्री। तो पहले वाले में मौखिकम जो है उसके मौखिकम ज्ञानम, मौखिक ज्ञान यानी विशेष्य पद है ज्ञानम और विशेषण हुआ मौखिक। ज्ञान कैसा है, मौखिक है। यहाँ मनोगता, तो यहाँ पर जो दूसरे के अंतर्गत आएगा ये उपकार्य की जगह आएगा भावा। क्या आ जाएगा, भावा। तो यहाँ पर हुआ क्या, हुआ ये मनोगता भावा, यानी भावा विशेष्य है और विशेषण पद है मनोगता। मनोगता है मतलब मन के, और भावा मतलब भाव, यानी कि भाव कैसे हैं, मन के हैं। विशेष्य पद हुआ भाव और विशेषण क्या हुई, उसकी विशेषता क्या हुई, मनोगता, यानी मन के, यानी कि भाव कैसे हैं, मन के भाव हैं। गैग में देखते हैं अब हम, टंकिता क्या आएगा इसमें, सामग्री, टंकिता सामग्री। यहाँ पर क्या आएगा, टंकिता सामग्री, यानी कि सामग्री कैसी है, टंकित है, टाइप करने वाली है, यानी कि सामग्री कैसी है, टंकित है, टाइप करने वाली है। महान, अब देखिए नेक्स्ट है महान, तो महान के साथ में आएगा क्या आएगा, उपकार है, महान उपकार है, महान उपकार है। उपकार कैसा है, महान है, उपकार कैसा है, महान है। यहाँ नेक्स्ट देखिए मुद्रा विनिमय, अब अंतिम आपका बचता है तो बनता है विनिमय, मुद्रा विनिमय। तो सही क्रम जो आपका होना था वो हुआ मौखिकम ज्ञानम, मनोगता भावा,
टंकिता सामग्री महान उपकारे मुद्रा विहीन विधि में। अर्थात विनिमय से तात्पर्य होता है आदान प्रदान करना, और वो कैसा है? मुद्रा विहीन है, मुद्रा से रहित है, अर्थात पैसों से रहित है या रुपयों से रहित है। आदान प्रदान कैसा है? मुद्रा विहीन है। आदान प्रदान की विशेषता क्या है? मुद्रा विहीन। उपकार कैसा है? महान। सामग्री कैसी है? टंकित करने वाली। भाव कैसे हैं? मन के। ज्ञान कैसा है? मौखिक। यानी कि जो विशेष्य की विशेषता बताता है वो विशेषण कहलाता है, और जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो विशेष्य पद कहलाता है। तो सही क्रम में जो उत्तर हुआ वो विशेषण पदों का जो मैंने आपके सामने यहाँ लिखा है ये इनका सही क्रम है। एक बार आपको प्रश्न लिखना है, उत्तर देते समय आपको ये वाले पद हैं विशेषण वाले वो यूं के यूं लिखने हैं। आपको विशेष्य पदों के अंतर्गत जो सही होगा वो उसी के सामने लिखना है। ओके, अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। यहाँ प्रश्न नंबर जो 5 है, पाठ संख्या 3 चल रही है डिजी भारत अर्थात डिजिटल भारत। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम चल रहे हैं प्रश्न नंबर 5 पर। ये प्रश्न नंबर 5 है। सबसे पहले पढ़ते हैं इसके निर्देश क्या बताया गया है प्रश्न नंबर 5 के अंतर्गत, तो देखते हैं हम इसको। तो इसमें बताया गया है अधोलिखित पदियों संधिम कृत्वा लिखत। अधोलिखित पदियों संधिम कृत्वा लिखित, यानी कि आपको कुछ पद दिए गए हैं, संधि विच्छेद पद दिए गए हैं, और आपको उनका संधि युक्त पद बनाना है और उसे सामने लिखना है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर लिख रहा हूँ संधि युक्त पद। संधि युक्त पद क्या है? संधि विच्छेद क्या है? पदस्य प्लस अस्य, इससे बनने वाला पद क्या होगा वो देखेंगे। उसके बाद में दिया हुआ है तालपत्र प्लस ऊपरी। नेक्स्ट तो दिया गया है च प्लस अतिष्ठत। उसके बाद जो दिया गया है वो है करगद प्लस उद्योगे। उसके बाद जो दिया गया है क्रय प्लस अर्थम। उसके बाद जो दिया गया है इति प्लस अन्यो, इति प्लस अन्यो। उसके बाद दिया गया है उपचार प्लस अर्थम, उपचार प्लस अर्थम। उसके बाद जो दिया गया है ये आपके 1 2 3 4 5 6 7 जो हैं वो आपके संधि विच्छेद दिए गए हैं। इनका आपको संधि युक्त पद बनाना है और उसके सामने लिखना है। तो देखिए इंस्ट्रक्शन निर्देश जो था वो था अधोलिखित पदियों संधि कृत्वा लिखत। इन पद की संधि करके और आपको लिखनी है। अब देखिए संधि के अंतर्गत हम बात करते हैं। आपने 6 7 8 क्लास से पढ़ते हुए आए कि संधि विच्छेद हम उसे कहते हैं जहाँ पर टुकड़ा होता है, जहाँ पर आपको ये चीज प्लस वाली जो चीज दिखाई देगी। एक पद जो होगा वो संधि युक्त पद होगा। अब देखते हैं यहाँ पहले पद के अंत में क्या है और दूसरे पद के प्रारंभ में क्या है। देखिए पहले पद के में अंत में आ रहा है ए और दूसरे पद के प्रारंभ में भी आ रहा है ए। तो पिछले साल आपने पढ़ा होगा कि जब पहले पद के अंत में ए और दूसरे पद के प्रारंभ में भी ए होता है, समान वर्ण जहां स्वर आता है और तो वो दीर्घ हो जाता है। तो क्या होगा यहाँ पर ए प्लस ए बराबर आ। क्या बन जाएगा? पदस्यास्य। पदस्यास्य दोनों ए और ए मिलकर के क्या बन चुके हैं? आ बन चुका है यहाँ पर। तो ये दीर्घ संधि है। वैसे इसमें आपसे संधि नहीं पूछी है, सिर्फ आपको संधि युक्त पद जो है वही लिखना है, लेकिन फिर भी हम आगे चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। अब देखिए दूर यहाँ है ताल पत्र प्लस ऊपरी। ताल पत्र प्लस ऊपरी
अर्थात यहाँ पर क्या हुआ, देखिए पहले पद के अंत में यहाँ पर त्रय अर्थात ए आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है उ। यदि पहले पद के अंत में ए या आ आए और दूसरे पद के प्रारंभ में उ आए तो इनके स्थान पर हो जाता है ओ और संधि होती है गुण। तो क्या होगा, तालपत्रोपरि, क्या बनेगा, तालपत्रोपरि। नेक्स्ट, च ए प्लस ए, क्या आएगा, यहाँ पहले पद के अंत में च है यानी कि ए आ रहा है, यहाँ दूसरे पद के प्रारंभ में भी क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तो क्या होगा बेटा, इसमें यहाँ पर ए प्लस ए क्या बनते हैं, आ बनते हैं। अभी हमने पहले पद वाले में पढ़ा है। और क्या बनेगा, चा तिष्ठत, चा तिष्ठत। नेक्स्ट आगे की बात करते हैं। यहाँ पर हमारा बना चातिष्ठत। अब देखिए करगद में आपके दे में आ रहा है ए और फिर आ रहा है ओ उ, तो बनेगा ओ और बन जाएगा करगदो, करगदो धोगे, करगद उद्योगे, करगदोद्योगे। वही जो तालपत्र ऊपरी में हुआ वैसे के वैसे ही इसमें। देखिए उसके बाद में क्रिया प्लस अर्थम ए के बाद में ए क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा क्रियार्थम, क्या बन जाएगा, आ जाएगा क्रियार्थम। नेक्स्ट इति, ई आ रहा है और ई के बाद में क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तो यहाँ पर कौन सी संधि आ जाएगी, यन आ जाएगी, इत्यनयो, इत्यनयो। पहले पद के अंत में ई, दूसरे पद के प्रारंभ में ए, तो यहाँ पर ई के स्थान पर हो जाता है, यह हो जाएगा इत्यनो। उपचार ए आ बन जाएगा, क्या बनेगा, उपचार, उपचारार्थम, उपचारार्थम। तो ये था आपका संधि युक्त वाला प्रश्न। पदस्या पहले वाले में आ हो चुका है, ए मिलकर के, दूसरे इसमें यहाँ पे ए, यहाँ पे आ हो चुका, यहाँ पर ए, यहाँ पर ओ हो चुका है, यहाँ पर ए, यहाँ पर ए आ हो चुका है, यहाँ पर ए, यहाँ पर ओ हो चुका है, यहाँ पर ए, यहाँ पर ए आ हो चुका है, यहाँ पर ई और यहाँ पर ए, तो ई के स्थान पर यह हो चुका है, यहाँ पर ए और यहाँ पर ए, यहाँ पर आ हो चुका है। इस तरीके से ये था आपका संधि वाला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। अब हम आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 6 के बारे में। प्रश्न नंबर जो 6 है वो क्या बताया गया है उसके बारे में हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले जानते हैं हम प्रश्न नंबर 6 के निर्देश क्या हैं, उसके बारे में हम जानते हैं कि इसके अंतर्गत क्या निर्देश दिए गए हैं। उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखित पदेन लघु वाक्य निर्माणम कुरु। देखिए इसमें क्या है, कुछ शब्द दिए गए हैं और उन शब्दों के माध्यम से आपको कोई भी वाक्य बनाना है। जैसे एक उदाहरण में दिया गया है जिज्ञासा, जिज्ञासा के अंतर्गत उन्होंने एक वाक्य बना के दिया गया है कि जिसमें जिज्ञासा शब्द का प्रयोग हो जाना चाहिए। मम मनसी वैज्ञानिका विषय जिज्ञासा अस्ति, मेरे मन में विज्ञान के विषय में जिज्ञासा है। ये उदाहरण दिया गया है, ये आपको नहीं करना है। अब मैं आपको यहाँ पर कैसे बता रहा हूँ कि यहाँ पर क्या क्या आपको बनाना है। देखिए यहाँ पर जैसे शब्द दिया गया है आवश्यकता, आवश्यकता। अब आवश्यकता पे आप कोई भी एक संस्कृत का वाक्य बना सकते हैं। तो देखिए आवश्यकता पर आप बना सकते हैं, आप और भी अपने मन से बना सकते हैं, लेकिन एक उदाहरण मैं यहाँ लिख रहा हूं, अत्र तव आवश्यकता, अत्र तव आवश्यकता अस्ति। हिंदी अर्थ होता है इसका, वैसे हिंदी अर्थ की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ बता रहा हूँ। अत्र मतलब होता है यहाँ, तव मतलब तुम्हारी, आवश्यकता मतलब आवश्यकता, अस्ति मतलब है।
यानी कि यहाँ पर ये आवश्यकता जो है, इस शब्द का प्रयोग आपको करना है। कोई भी कैसा भी वाक्य आप बना सकते हैं, यहाँ तुम्हारी आवश्यकता है। नेक्स्ट कौन सा शब्द है जो आपको बताया गया है यहाँ पर? सामग्री। सामग्री, सामग्री का आपको यहाँ पर वाक्य में प्रयोग होना चाहिए। तो उसके लिए अत्र लिखिता, अत्र लिखिता, अत्र लिखिता सामग्री अस्ति, अत्र लिखिता सामग्री अस्ति। आप भी अपनी मर्जी से कोई भी वाक्य बना सकते हैं। यहाँ लिखी सामग्री है। नेक्स्ट जो शब्द दिया गया है वो है पर्यावरण सुरक्षा। क्या दिया गया है? पर्यावरण सुरक्षा। तो यहाँ पर्यावरण सुरक्षा का आपको प्रयोग करना है। देखिए, कोई भी वाक्य आप बना सकते हैं। सर्वै पर्यावरण सुरक्षा, सर्वै पर्यावरण, सर्वै पर्यावरण सुरक्षा करणीया। सभी जगह पर्यावरण सुरक्षा करनी चाहिए। नेक्स्ट जो है वो क्या शब्द दिया गया है? विश्राम गृह, विश्राम गृह, विश्राम गृह इसका हिंदी अर्थ होता है। और आपको कोई भी एक वाक्य बनाना है तो वो आप बना सकते हैं। इदम सुंदरम, इदम सुंदरम, इदम सुंदरम विश्राम गृह, विश्राम गृह। यह सुंदर विश्राम घर है, यह सुंदर विश्राम घर है। तो ये चार यहाँ पर आपको दिए हुए शब्द हैं और इन शब्दों को आपको प्रयोग करना है। ये शब्दों का प्रयोग यहाँ पर होना चाहिए। आवश्यकता, सामग्री, पर्यावरण सुरक्षा, विश्राम गृह, इनके जो शब्द जो दिए गए हैं इनसे आपको एक एक वाक्य का निर्माण करना है। कहने का तात्पर्य है कि वाक्य कोई भी हो सकता है, कैसा भी आप अपनी मर्जी से भी बना सकते हैं। यहाँ पर जिसमें कि जिस के अंतर्गत आवश्यकता, सामग्री, पर्यावरण सुरक्षा और कहने का तात्पर्य ये है पर्यावरण, विश्राम गृह, इनका प्रयोग हो जाना चाहिए। ऐसा कोई भी वाक्य आप बना सकते हैं। आप बढ़ते हैं आगे के प्रश्न की ओर और जिसका नंबर है प्रश्न नंबर 7। तो देखते हैं क्या इसके अंतर्गत बताया है। और ये 7 प्रश्न जो है वो आपका इस चैप्टर के अभ्यास कार्य जो हैं उनका अंतिम प्रश्न है। सबसे पहले इसके निर्देश को पढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 क्या बताता है? देखिए, उदाहरणम अनुसारम कोष्टक प्रदत्तेषु पदेषु चतुर्थी विभक्ति प्रयुज्य रिक्त स्थानानि कुरुत। यानी कि आपको क्या करना है, कोष्ट यानी कि वाक्य दिया गया है और उसमें एक रिक्त स्थान है, आगे ब्रैकेट में एक शब्द दिया गया है, उसकी चतुर्थी विभक्ति है वो रिक्त स्थान में आपको भरनी है। यानी कि जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आपको ये दिया हुआ है, मान लीजिए रिक्त स्थान है, उसके बाद में यहाँ दिया है धनम ददातु और यहाँ ब्रैकेट में आपको दे दिया मान लीजिए भिक्षुक। भिक्षुक होता है भिखारी। आपको इस भिक्षुक की चतुर्थी विभक्ति यहाँ पर भरनी है। धनम ददातु, भिक्षुक की क्या भरनी है? चतुर्थी विभक्ति भरनी है। तो यहाँ पर आ जाएगा जैसे भिक्षुकाय। क्या आ जाएगा बेटा? भिक्षुकाय आएगा। चतुर्थी विभक्ति भिक्षुक की क्या होती है? भिक्षुकाय होती है। क्लियर? तो ये तो मैंने आपको बताया है, ये तो आपको यहाँ पर एक उदाहरण समझाया हुआ था। भिक्षुकाय धनम ददातु, ये भिक्षुक की चतुर्थी विभक्ति थी। इसी तरीके से आपको यहाँ पर 5 यहाँ पर आपको दिए गए हैं और उनकी चतुर्थी विभक्ति आपको करनी है। तो देखते हैं क्या को सबसे पहले क्या बताया है उसमें। देखिए, ये रिक्त स्थान है। पुस्तकम देहि, पुस्तकम देहि, यहाँ पर पूर्ण विराम है। आगे क्या शब्द दिया है? यहाँ पर दिया है छात्र। छात्र की चतुर्थी विभक्ति आपको लिखनी है। छात्र की चतुर्थी विभक्ति जो होती है वो होती है छात्रा। राम की तरह छात्र के रूप चलते हैं
राम की चतुर्थी विभक्ति रामाय, तो छात्र की होगी छात्राय। तो बना यहाँ पर छात्राय पुस्तकम देहि, छात्राय पुस्तकम देहि। नेक्स्ट है आपका ख, और क्या है उसके अंतर्गत, अहम रिक्त स्थान वस्त्राणि ददामि, वस्त्राणि ददामि। आगे पूर्ण विराम दिया हुआ है, ब्रैकेट में जो दिया है वो दिया है, क्या दिया है, निर्धन। शब्द जो है वो क्या दिया गया है, निर्धन। तो निर्धन का निर्धन है, निर्धन का क्या बनेगा, निर्धनाय, और अर्थ हो जाएगा मैं निर्धन को वस्त्र देता हूं। इसका होगा छात्र के लिए पुस्तक दो, भिक्षुकाय धनम ददातु, भिखारी को धन दो। यहाँ पर एम निर्धनाय वस्त्राणि ददामि, तो निर्धन की चतुर्थी व्यक्ति क्या होगी, निर्धनाय, छात्र की क्या हुई थी, छात्राय। नेक्स्ट है गे, क्या वाक्य है देखते हैं, रिक्त स्थान पठनम रोचते, पूर्ण विराम, आगे जो शब्द दिया गया है उसे देखते हैं, लता। खाली स्थान पठनम रोचते, आगे लता दिया है, तो लता का चतुर्थी विभक्ति आपको यहाँ पर लिखनी है। लता की चतुर्थी विभक्ति होगी लता ये, लता ये। नेक्स्ट जो आपको बताया गया है तो देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, रमेश है, रिक्त स्थान अलम, पूर्ण विराम, और आगे ब्रैकेट में क्या दिया गया है, सुरेश। तो सुरेश की चतुर्थी विभक्ति सुरेशाय, क्या बनेगा, सुरेश की चतुर्थी विभक्ति क्या होगी, सुरेशाय। तो इसका तात्पर्य हुआ रमेश सुरेश के लिए पर्याप्त है, रमेश सुरेश के लिए पर्याप्त है। यहाँ पर सुरेश की विभक्ति चतुर्थी होगी सुरेशाय। और जो अंतिम जो है आपका यहाँ पर, उसको हम देखते हैं, अंतिम प्रश्न को क्या बताया गया है यहाँ पर, खाली स्थान नमे, और यहाँ पर जो शब्द दिया गया है वो है अध्यापक। क्या दिया गया है, अध्यापक। तो अध्यापक का चतुर्थी विभक्ति जो है वो क्या होगा, अध्यापकाय। क्या होगा, अध्यापका, अध्यापकाय, अध्यापकाय नमः, और इसका अर्थ हो जाएगा अध्यापक को नमस्कार। यहाँ पर आपको हर शब्द की जो यहाँ लास्ट में ब्रैकेट में दिए गए हैं वहाँ उसकी चतुर्थी विभक्ति आपको लिखनी है। जैसे यहाँ भिक्षुक की भिक्षुकाय, छात्र की छात्राएं, निर्धन की निर्धनाएं, लता की लताएं, सुरेश की सुरेशाएं, और अध्यापक की अध्यापकाएं जो है वो बनती है। इस तरीके से ये था आपका प्रश्न नंबर 7। ये जो एक तरीके से शब्द रूप का प्रश्न है बेटा, शब्द रूप आपने पढ़े होंगे, जैसे राम का शब्द रूप पढ़ा होगा, मोहन का पढ़ा होगा, इस तरीके से जो शब्द रूप है उसका ये प्रश्न है। तो इस तरीके से आपको ये कार्य करना है। देखिए बेटा, इसी के साथ में आपका पाठ नंबर जो 3 है, तृतीय पाठ है डिजी भारतम, वो आपका समाप्त हो गया है, डिजी भारत। और थैंक यू। अब बेटा करना क्या है, अब आपको करना क्या है, होमवर्क आज जो मैंने प्रश्न कराए हैं इन प्रश्नों को अपनी नोटबुक में करना है। 1 से 3 तक तो आपने कर लिए होंगे, आज आपको 4 से लेकर के 7 तक के प्रश्न उत्तर जो हैं उनको आपको होमवर्क में जो आपकी नोटबुक है उसके अंतर्गत करने हैं, और इन्हें आपको लर्न भी करना है, यानी कि नोटबुक में लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। क्योंकि जब भी नेक्स्ट टाइम हम आपसे इनका टेस्ट भी लेंगे, आपसे पूछेंगे भी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।